हम शुरू कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। स्ट्रक्चर इवेंट में फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से पहले की जो भी इवेंट होती है, सबसे पहले हमने पढ़ा गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, गैमीट है फॉर्मेशन के बाद में गैमीट का ट्रांसफर। गैमीट का ट्रांसफर है वो किस किस में पढ़ रहे थे हम? पॉलिनेशन में पढ़ रहे थे। अब पॉलिनेशन होने के बाद में बच्चों तीन टाइप के पॉलिनेशन हमने पढ़े, ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी और जीनोगेमी। कहाँ क्या क्या होते हैं सारे डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी बात करेंगे इंट्रैक्शन की। इंट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब राइट टाइप का पोलन ग्रेन राइट टाइप की स्टिग्मा पर आएगा तो ही पॉलिनेशन का फायदा है, अन्यथा कोई फायदा नहीं। क्योंकि सेम स्पीसीज होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आम का पोलन ग्रेन है, मैंगो का प्लांट का पोलन ग्रेन बबूल पर जाकर के स्टिग्मा पर स्टे लैंडिंग कर जाएगा और वहाँ वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगी या फर्टिलाइजेशन कर देगा। फिर तो ये प्रकृति के नियम ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। कोई कुछ किसी के साथ में इंटरेक्शन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा और कुछ भी पैदा होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल प्रकृति ने, या कहना चाहिए नेचर या भगवान ने कुछ फिक्स रूल बनाए हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए हैं। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब होता है एक राइट टाइप का पोलन ग्रेन राइट टाइप की स्टिग्मा पर पहुंचे पॉलिनेशन के द्वारा, और उसके बाद में पोलन ट्यूब है वो ग्रो करे, जर्मिनेट हो और वो एंटर करे एम्ब्रियो सैक में। कैसे कहाँ जाएगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, वो पूरी डिटेल में आज के वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर डायग्राम के बारे में। आपकी बुक में डायग्राम दिया है। ये स्टिग्मा पर अलग अलग पोलन ग्रेन से कई सारे पोलन ग्रेन लैंडिंग कर गए हैं। उसके बाद में सारे ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हुए, पोलन ट्यूब नहीं बनाई, थोड़ी बहुत बनाई है। उनमें से जो राइट टाइप का होगा वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके, पोलन ट्यूब बना करके और फिर जाएगा ओव्यूल के अंदर। आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं। एम्ब्रियो सैक में हम पढ़ चुके हैं एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, एग एपरेटस का पार्ट है एग सेल, और दो सिनर्जिड। इसके बाद में ये फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेगुमेंट्स, ये सारी स्ट्रक्चर हैं वो आप पढ़ चुके हैं। आप यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा, ये अल्ट्रा व्यू देख पा रहे हैं। इसके बाद में पोलन ट्यूब ग्रोविंग थ्रू द स्टाइल, ये यहाँ पर पोलन ट्यूब अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। मैं ये स्लाइड पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। इट इज ए प्रोसेस इन विच पिस्टिल रिकॉग्नाइज कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल पोलन थ्रू द केमिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम। कंपेटिबल का मतलब है सक्षम, राइट टाइप का। इनकम्पेटिबल का मतलब होता है अक्षम, गलत टाइप का, दूसरी स्पीसीज का। तो पिस्टिल है वो पहचान रही है कि उसका खुद का मेहमान है कि बाहर का है। इनको, इस क्षमता को कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी हम कहते हैं। और ये किस आधार पर कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल को रिकॉग्नाइज करती है? ये है केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द स्टिग्मा। जो केमिकल कंपोजिशन आपने 10th क्लास में भी बच्चों पढ़ा है। 10th क्लास में एक टर्म था कीमोट्रोपिज्म। एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल प्रेजेंट होता है, मतलब अपने टाइप का केमिकल प्रेजेंट होगा तो ही पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट होती है। तो केमिकल के बेसिस पर वो रिकॉग्निशन हो जाता है, सही आगंतुक है कि गलत है। इफ द पोलन इज कंपैटिबल राइट टाइप, द पिस्टिल एक्सेप्ट इट एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट क्या होती है? ग्रोविंग ऑफ द पोलन ट्यूब। Pollen grains germinates on stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore। germ pore के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। पोलन ग्रेन के ऊपर दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, दो लेयर पाई जाती है, एक्जाइन और इंटाइन। एक्जाइन टफेस्ट मेम्ब्रेन या टफेस्ट लेयर है जिसमें होकर के कोई चीज़ अंदर आर पार नहीं जा सकती है, परंतु
जर्म पोर 2 या 3 जगह पर ऐसे होते हैं जहाँ पर एग्जाइन एब्सेंट होती है, उनको हम जर्म पोर बोलते हैं, और वहीं से पोलन ट्यूब है वो बाहर आती है। द कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव्स इनटू द पोलन ट्यूब। जो भी पोलन ट्यूब बन रही है, क्योंकि पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट होती है, वेजिटेटिव सेल बनाती है, तो वेजिटेटिव सेल बड़ी है और जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर ही फ्लोट कर रही है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब ग्रो होती है, पोलन ट्यूब के अंदर वेजिटेटिव सेल का अधिकतर कंपोनेंट है वो आ गए होते हैं, और उसके साथ में जनरेटिव सेल भी उसके अंदर फ्लोट करती हुई आ जाएगी। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी। ये यहाँ इसको डाइजेस्ट करते हुए इसके टिश्यूज को, स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज को खाते हुए और आगे बढ़ती जाती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये पोलन ट्यूब अंदर ओवरी के अंदर आई आकर के, और फिर उसको जो टास्क है उसको गेट पार करना है, अंदर जाना है एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक के बारे में आप जानते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन होती है जिसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ये कैसे जाएगी, अंदर कैसे एंट्री करेगी, कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ राजकुमार ही एंटर कर सकता है। तो राजकुमार के लिए यहाँ पर गाइडेड कुछ जो गेट पर स्वागत करता है, कौन है ये स्वागत करता, आप बताइए। कल भी हमने पढ़ा था, सिनर्जिड के पास में कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, उनके नाम बताइए बच्चों, जल्दी से, जल्दी बोलिए। सिनर्जिड के पास में क्या होती है जो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती है, अंदर ले जाने में मदद करती है? जी, फिलीफॉर्म apparatus पाए जाते हैं। कुछ ट्यूबुलिन या फाइब्रस प्रोटीन होती हैं जो मेहमान आया है उसको बोलेंगे कि हम इसमें होकर के पार होना है आपको। तो ये है फिलीफॉर्म apparatus। कहाँ पाए जाते हैं? दोनों ही सेल में पाए जाते हैं, सिनर्जिड में पाए जाते हैं, सायक सेल में पाए जाते हैं। तो ये फिलीफॉर्म apparatus है वो पोलन ट्यूब को गाइड करते हुए एंटर करती है यहाँ पर पोलन ट्यूब, और एक सिनर्जिड को ब्रेक करते हुए पोलन ट्यूब एंटर कर जाएगी एम्ब्रियो सैक में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, 2 मेल गैमीट्स है, वो कैसे बनते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस का जो फंक्शन है वो सिर्फ पोलन ट्यूब को एंटर करवाने तक है, उसके बाद में वो डिजनरेट हो जाता है, और जो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस है एक माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल न्यूक्लियाई बनाता है, और वो फिर रिलीज होते हैं अंदर। यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 मेल न्यूक्लियाई है, मेल गैमीट है, वो रिलीज हो गए, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो सबसे पहले डायग्राम आपकी बुक में है, वो सारा आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ पर पढ़ के सुना रहा हूँ। एंट्री ऑफ ट्यूब इनटू ए सिनर्जिड, सिनर्जिड में एंट्री हो गई है। डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट इनटू ए सिनर्जिड एंड द मूवमेंट्स of the sperm, one into the egg cell and the other into the central cell। एक एग सेल की ओर मूवमेंट करना शुरू कर दिया है, दूसरा सेंट्रल सेल में एंटर कर गया है मेल न्यूक्लियाई। इफ द पोलन इज इनकम्पेटिबल रॉन्ग टाइप, अभी हम बात कर रहे थे राइट टाइप की, कंपेटिबल की बात कर रहे थे, तो पोलन ट्यूब एंटर करके और इसने मेल गैमीट रिलीज कर दिए। दूसरी सिचुएशन है कि स्टिग्मा पर तो कोई भी पोलन ग्रेन आ सकता है, चाहे तो एबायोटिक फैक्टर के द्वारा या बायोटिक फैक्टर के द्वारा। पोलन ट्यूब भी सपोज जर्मिनेट हो गई है, तो क्या होगा? इफ द पोलन इज इनकम्पेटिबल रॉन्ग टाइप, द पिस्टिल रिजेक्ट पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन और द पोलन ट्यूब ग्रोथ। मतलब थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, परंतु ये उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, उसको एंट्री नहीं करने देगा। इन प्लांट्स विच सेड pollen grains at 2-celled condition, a vegetative cell and a generative cell. The generative cell divides into 2 male gametes during pollen tube growth। तो बच्चों याद रखिए, जो पोलन ग्रेन है वो मैच्योर पोलन ग्रेन है वो 2-celled स्टेज होती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक वेजिटेटिव सेल है बड़ी साइज की और एक जनरेटिव सेल है छोटी साइज की। तो अगर इस स्टेज में ही पोलन ग्रेन आते हैं तो वो 2-celled स्टेज शेडिंग कहलाती है।
थ्री सेल्ड स्टेज का मतलब तीन सेल नहीं बनी है, एक वेजिटेटिव सेल है और दो मेल न्यूक्लियाई है, मतलब जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो मेल न्यूक्लियाई आ गए हैं, तो थ्री सेल्ड स्टेज भी इनमें पाई जाती है। आप यहां देख पा रहे हैं। 1 मिनट बेटा, अभी अभी चर्चा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक बताया, एम्ब्रियो सेक बताया है, तीन एंटीपोडल्स है, दो सिनर्जिड है, एक एग सेल है, दो पोलर न्यूक्लियाई है, इनमें ये रिलीज हो गया। In plants which shed pollen in the three-celled condition, pollen tubes carry two male gametes from the beginning. अगर थ्री सेल्ड स्टेज है, मतलब पोलन ग्रेन है, मेजोरिटी में तो टू सेल्ड स्टेज में ही डेहिसेंस होकर के सेडिंग होती है। थ्री सेल्ड स्टेज में भी हो सकता है, जो जनरेटिव सेल है वो कैरियोकाइनेसिस करके दो न्यूक्लियाई बना लेती है। तो अब वहाँ न्यूक्लियस कितने हो गए? तीन हो गए। तो इस स्टेज में भी सेडिंग हो सकती है। यहाँ पर मान लीजिए एक वेजिटेटिव सेल है और दो मेल न्यूक्लियाई है, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं? थ्री सेल्ड स्टेज बोल रहे हैं। और जब थ्री सेल्ड स्टेज है तो यहाँ क्या होगा? वेजिटेटिव सेल तो बनाएगी पोलन ट्यूब, और उसके साथ में दो मेल गैमीट हैं वो भी साथ साथ में चलेंगे। ठीक है। पोलन ट्यूब रीचेज द ओवरी, देन एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड देन enters one of the synergid through the filiform apparatus. The filiform apparatus present at the micropylar a part of the synergid guides the entry of pollen tube. वो रास्ता बताते हैं कि इधर से आ जाइए। A plant breeder can manipulate pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrids. जो हाइब्रिड बनाए जाते हैं वहां पर इनकम्पेटिबल या रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन को भी वो मैनिपुलेट करके एंटर करवा देता है और फ्यूजन कर लेता है डिजायर्ड हाइब्रिड प्राप्त करने के लिए, परंतु नेचुरली नहीं होता। आप यहाँ देख पा रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इट इज ए क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इन विच डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पोलिनेशन, कि राइट टाइप के ना हो करके जो वो क्रॉस करवाना चाहता है उनको लेकर के और क्या करना है? डस्टिंग करवानी है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझ लीजिए बच्चों। सबसे पहला जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? इमस्कुलेशन होगा, उसके बाद में बैगिंग होगी। इमस्कुलेशन का मतलब होता है कि जब फ्लावर बड स्टेज में होता है, मतलब एंथर अभी मैच्योर ही नहीं हुए, पोलन ग्रेन्स बने ही नहीं है, उस स्टेज में ही एंथर को रिमूव कर देते हैं। तो एंथर फ्लावर्स में एंथर रिमूव कर देना क्या कहलाता है? इमस्कुलेशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज कॉल्ड इमस्कुलेशन। अब उसमें सिर्फ फीमेल स्टिग्मा रह गई है, या कहना चाहिए फीमेल पिस्टिल रह गई है, तो उसको अब कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन ना आ जाए, इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है? कवर कर दिया जाता है पॉलीथीन बैग से, या और दूसरे सीट के द्वारा, जो बटर पेपर या बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है उनसे यहाँ कवर कर दिया जाता है। तो वो क्या कहलाती है? बैगिंग कहलाती है। बैगिंग के बाद में तीसरा स्टेप क्या होता है कि जिसके साथ में भी पॉलिनेशन हमें करवाना है, डिजार्ड के साथ में, उसको ब्रश के द्वारा या कोई ऐसी चीज़ ले करके और उसको लेंगे और फिर डस्टिंग करवाते हैं बैग के अंदर। यहाँ से पोलन ग्रेन्स लिए और फिर डस्टिंग करवा दी जाती है उसके अंदर, तो वो कहलाती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। सारी चीज़ें इमस्कुलेशन यहाँ पर वो दिखा रहा है, वो रिमूव कर रहा है पोलन ग्रेन, मतलब एंथर पार्ट को। इसके बाद में बैगिंग कर दिया, और बैगिंग के अंदर फिर वो ब्रश के द्वारा डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को डस्टिंग करवा रहा है, तो इसको हम आर्टिफिशियल पोलिनेशन बोल रहे हैं। इमस्कुलेशन समझ लीजिए, इमस्कुलेशन का मीनिंग क्या है? इमस्कुलेशन रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर बड ऑफ फीमेल पेरेंट बिफोर द एंथर डाइसेस, रिलीज होने से पहले की कंडीशन है।
बैगिंग हेयर इमस्कुलेटेड फ्लावर्स आर कवर्ड विद ए सुटेबल बैग made up of butter paper to prevent contamination of its stigma with unwanted pollens. When the stigma attains receptivity, मतलब जब मैच्योर हो जाती है, अभी हमने बैगिंग कभी कर दी जब वो बड़ी स्टेज में था, तो रिसेप्टिव हो जाएगी। व्हेन द स्टिग्मा अटेन्स रिसेप्टिविटी मीन्स मैच्योर हो जाएगी, रेडी हो जाएगी पोलन ग्रेन्स के। पोलन मैच्योर पोलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम एंथर्स ऑफ मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, देन द फ्लावर्स आर रीबैग्ड, फिर से कवर कर देंगे जिससे अनवांटेड ना आ जाए, एंड अलाउ टू डेवलप द फ्रूट्स। फर्टिलाइजेशन होगा, वो बाकी प्रोसेस है वो आगे चलेगी। फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देयर इज नो नीड ऑफ इमस्कुलेशन, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी वो फीमेल फ्लावर है या मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर्स फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन। व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, pollination is carried out using the desired pollen and flower rebag। समझ में आ गई बात? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों? हाँ, अब बात सुनिए, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैं इसको और बताऊंगा आपको अच्छे से, एक बार समझ लीजिए। यहाँ ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल लगे हुए हैं, पोलेन ग्रेन है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, पोलेन ट्यूब आ रही है। पोलेन ट्यूब में जो पोलेन ट्यूब का न्यूक्लियस है वो टिप पर रहता है, और उसके पीछे पीछे दो मेल गमीट हैं जो जनरेटिव सेल से बने थे, वो यहाँ पर इसके पीछे आते जाते हैं, और पोलेन ट्यूब एंटर कर जाती है माइक्रोपाइल से। अभी हमने पढ़ा सिनर्जिड को तोड़ते हुए, और दो मेल गमीट को रिलीज कर देती है। इनमें से एक मेल गमीट है वो फ्यूज हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है ये, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ में मेल गमीट फ्यूज हो जाएगा, और दूसरा मेल गमीट है वो फ्यूज हो जाएगा किसके साथ में, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। तो एक साथ में दो न्यूक्लियस फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आप यहाँ आपकी बुक का डायग्राम है, एक सिनर्जिड को तोड़ करके और दो मेल गमीट हैं वो रिलीज कर दिए, एक फ्यूज हो जाएगा जाइगोट के साथ में, सॉरी एक फ्यूज हो जाएगा एग सेल के साथ में। तो एग सेल हैप्लॉइड है और मेल गमीट हैप्लॉइड है, ये इनका फ्यूजन है वो फर्टिलाइजेशन वो कहलाता है सिंगेमी। सिंगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ वन मेल न्यूक्लियस विद एग सेल, दैट इज कॉल्ड सिंगेमी। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सिंगेमी? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच इज डिप्लॉइड। एन एन मिल करके और डिप्लॉइड बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और बच्चों याद रखिए, जाइगोट है वही आगे डेवलप हो करके एम्ब्रियो बनाता है, मतलब प्लांट बनाता है। और दूसरा न्यूक्लियस है वो, यहाँ दो न्यूक्लियस पहले से ही प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई में, एक एन दूसरा एन, दो एन एन है, और एक मेल न्यूक्लियस और आ जाता है, तो ये मिल करके बनाते हैं 3n। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। वन मेल न्यूक्लियस फ्यूजेज विद टू पोलर न्यूक्लियाई रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड PEN। क्या बोलेंगे PEN? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो 3n होता है। तो दो न्यूक्लियस फ्यूजन हो रहे हैं, मेल गमीट फ्यूजन हो रहे हैं, एक है सिंगेमी और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। जो ट्रिपल फ्यूजन है उसका रिजल्ट होगा ये PEN बनाएगा, और ये पूरी की पूरी सेल है, जो सबसे बड़ी सेल है, ये सेल कहलाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये बनाएगी एंडोस्पर्म। मतलब एम्ब्रियो तो बनेगा जाइगोट से, और इसका नरिशमेंट देने के लिए पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा एंडोस्पर्म में, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को सीड के अंदर नरिशमेंट देने में मदद करता है। तो ये मैंने आपको डायग्राम समझाया। स्लाइड में क्या लिखा हुआ है वो सुन लीजिए। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, द पोलन ट्यूब्स रिलीजेस द टू मेल गमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। वन मेल गमीट मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल, एक एग सेल की ओर बढ़ गया, एंड फ्यूजेज विद इट्स न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड सिंगेमी। इसके साथ में फ्यूजन हो गया तो उसको हम बोल रहे सिंगेमी, टू फॉर्म जाइगोट, जो कि एन एन मिल करके और डिप्लॉइड हो जाएंगे। द अदर मेल गमीट मूव्स टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई, ये
दो पोलर न्यूक्लियर इनकी ओर बढ़ जाएगा। लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, जो पूरी की सेल है वो सेंट्रल सेल कहलाती है। एंड फ्यूजेज विद दैम टू प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीईएन, as it involves fusion of three haploid nucleus, it is called triple fusion. And what is double fertilization? Syngamy and triple fusion takes place simultaneously, that is called double fertilization, which is occurs in plants only. Since two types of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in an embryo sac, it is called double fertilization. It is an event unique to flowering plants. सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में ऐसा होता है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पीईसी एंड develops into the endosperm. What is endosperm? Endosperm is a reserve food for the developing embryo. Zygote develops into an embryo. ये आप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बताइए, जल्दी बोलिए बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? आगे पूरी? क्या डायग्राम में बताऊं मैं आपको, बोर्ड पे बताऊं क्या? सर बोर्ड पे तो डायग्राम अच्छे लगते हैं सर, अच्छा लगता है। क्या आपको ये दिख रहा है क्या बोर्ड? आगे तक समझ में, चलो समझ में आ गई तो बात ही खत्म हो जाती है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बात तो ठीक है, समझ में आने वाली बात है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब बात करते हैं, देखो बच्चों हमने पढ़े प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमीट फॉर्मेशन, इसके साथ में ही गैमीट ट्रांसफर है, और दूसरी इवेंट थी फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट में फ्यूजन हो गया, गैमीट्स का फ्यूजन हो गया, और जैसे ही फ्यूजन होता है उसके बाद में स्टेज आ जाती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट। तो फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में इस इवेंट आती है, तीसरी इवेंट आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, सबसे पहले हम इस स्टेप में पढ़ेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, दूसरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तीसरा ओव्यूल्स इनटू सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और चौथी इवेंट होगी ओवरी इनटू फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, बाकी सेल आप याद रखिए बच्चों। देखो ये एक सिनर्जिड तो टूटी गई थी, ये दूसरी सिनर्जिड है, और 3 एंटीपोडल्स हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। याद रखिए सारी की सारी सेल है वो एक जैसी है, परंतु बाकी है वो सेक्रीफाइस कर गई, और सिर्फ 2 बची हैं जो आगे फर्दर प्रोसेस में जाएंगी, डेवलपमेंट में जाएंगी। तो यहाँ स्पर्म है, सेल है, इनका फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, और 2 न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस और फ्यूज हो गया तो एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म है वो, ये जाइगोट है डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और ट्रिपल फ्यूजन डेवलप होगा एंडोस्पर्म में, और पूरा ओव्यूल है वो डेवलप होगा सीड में, और पूरी वो ओवरी है वो डेवलप हो जाएगी फ्रूट में। ठीक है, अब इवेंट आती है, बहुत गौर से सुनना है आपको, ये जो प्रोसेस है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में बता रहा हूं आपको। जाइगोट है, एग सेल कहां पर थी, माइक्रोपाइलर एंड की ओर थी, माइक्रोपाइल की ओर थी ये एग सेल, और उसके फ्यूजन के बाद में यही एग सेल किस में डेवलप हो गई, जाइगोट। यहां पहला डिवीजन, अब जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है या एम्ब्रियोजेनेसिस होता है उसमें डिवीजन होंगे वो माइटोसिस डिवीजन होंगे, दूसरे कोई टाइप नहीं। मियोसिस डिवीजन तो सिर्फ गैमीट बनाने में, अब माइटोसिस डिवीजन होंगे। तो माइटोसिस डिवीजन होकर के पहला माइटोसिस जाइगोट में होता है, 2 अनइक्वल सेल बनती हैं। यहां आपको बहुत क्लियर दिख रही होंगी, 2 अनइक्वल, एक छोटी सेल बनती है और दूसरी बड़ी सेल बनती है। जो बड़ी सेल है वो आप इसको ये ध्यान करिए, ये एंड है वो माइक्रोपाइलर एंड है, यहां पर ये
बच्चों याद रखिए, माइक्रोपाइल ऊपर की ओर होता है, एनाट्रोपस में वो घूम गया था, वो अलग बात है, नीचे की ओर आ गया। बाकी सामान्य जो कंडीशन है, सिंपल कंडीशन में क्या होगा, माइक्रोपाइल ऊपर होता है। तो इसमें आपकी बुक में भी डायग्राम है, वो ऐसे ही बनाया है। ये माइक्रोपाइल ऊपर है और नीचे है चेलेजा। ये आपको याद रखना है बनाते समय। तो माइक्रोपाइलर एंड की सेल है वो बड़ी है, और चेलेजल एंड की ओर है वो सेल छोटी है। दो सेल सेल बनी जाइगोट में। माइक्रोपाइलर सेल है वो कहलाती है बेसल सेल। इनके नाम लिख लीजिए डायग्राम बना के। माइक्रोपाइलर एंड की सेल को कहते हैं बेसल सेल, और उसके दूसरे साइड की सेल को कहते हैं टर्मिनल सेल। ये सेल टर्मिनल है। बेसल सेल क्या बनाएगी? बेसल सेल बच्चों आप ये देखिए, यहां देखिए, मान लीजिए ये एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। अब एम्ब्रियो छोटा बच्चा तो है नहीं कि भाई भूख लगी तो वो अपनी टंगड़ियों पर चल करके आगे बढ़ जाएगा। यहाँ यहाँ इसने अपने आसपास का पूरा भोजन सपोज खा लिया, ये कंज्यूम कर लिया। बाकी भोजन कहाँ पड़ा हुआ है? इस जगह पर है। ये एंडोस्पर्म यहाँ पर है, तो उसको तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ जुड़ा हुआ है, अटैच है। तो यहाँ आसपास का खा लिया तो आगे उसको एंडोस्पर्म कहाँ से मिलेगा, भोजन कहाँ से मिलेगा? इसलिए क्या होता है, जैसे ही एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, ये जो बेसल सेल थी लगातार डिवीजन करके और उसको आगे बढ़ाती रहती है, धकेलती रहती है एंडोस्पर्म में। जैसे जैसे ये बेसल सेल डिवाइड होंगी, ये एम्ब्रियो इसके अंदर आते जाएगा। तो बेसल सेल ने क्या बनाया बच्चों? यहां पर बनाया सस्पेंसर। सस्पेंसर का मतलब है, एक बेसल सेल में एक सेल है वो बड़ी होती है जिसको हुस्टूरिया बोलते हैं, और बाकी जो सेल्स हैं वो लीनियर चेन बना करके और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती है जिसको सस्पेंसर बोलते हैं। सस्पेंसर का काम क्या होता है? सस्पेंसर पुशेज द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म, ठीक है। और जो टर्मिनल सेल है वो क्या बनाती है? वो बनाती है एम्ब्रियो। तो इनके फेट निश्चित हो गए, इनका भविष्य निश्चित हो गया। बेसल सेल बनाएगी सस्पेंसर, और टर्मिनल सेल जो कि चेलेजल एंड की ओर है वो बनाएगी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में मल्टीपल प्लेन के डिवीजन होते हैं। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार प्लीज बोल दे यार, बात करें, लक्ष्य भी शायद आ गया। हाँ ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट चल रहा है भाई। ये टर्मिनल सेल से एम्ब्रियो बनता है, मल्टीपल प्लेन में डिवीजन होता है, और एक ग्लोब के जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। मतलब एम्ब्रियो की शुरुआत होती है उसको हम प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। प्रो मतलब प्रीमिटिव, शुरुआत का, और प्रो एम्ब्रियो है वो सेल्स रीऑर्गेनाइज होकर के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में बन जाती है, तो उसको आप बोलेंगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इसके बाद में इनमें और डिफरेंशिएशन होता है, मतलब कोटिलीडोन भी छटने लग जाती है, तो उसकी शेप बन जाती है हार्ट शेप, तो वो कहलाता है हार्ट शेप एम्ब्रियो। और हार्ट शेप एम्ब्रियो है उसमें फिर सारे पार्ट डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जो हुस्टूरिया से लगा हुआ रेडिकल है, दोनों कोटिलीडोन के बीच का जो पार्ट है उसको प्ल्यूमूल बोलते हैं। रेडिकल बनाएगा रूट और प्ल्यूमूल बनाएगा क्या? सूट। और कोटिलीडोन्स हैं वो उसको नरिशमेंट देने में, प्रोटेक्शन देने में, वो सब काम में आएंगे। तो ये फिर स्ट्रक्चर है वो बन जाएगी मैच्योर एम्ब्रियो। आप देखिए शुरुआत में सस्पेंसर बड़ा था, परंतु धीरे धीरे ये जब डिफरेंशिएशन होगा, मैच्योरेशन हुआ, तो सस्पेंसर छोटे होते जाएगा और बाद में वो डिजनरेट हो जाता है। तो एक खाका मैंने आपको बताया। अभी आप सुनिए एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का मतलब आपको पता है, यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में पहले भी बताया। डीजेनरेटिंग सिनर्जिड है वो खत्म होने लग जाती है, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स ये भी खत्म हो जाती हैं। बची हुई तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो और ये बनाएगा एंडोस्पर्म।
तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट यहाँ पर देखिए, ये देखिए फिर से उसको बताया गया, एंटीपोडल्स है, ये सिनर्जिड, एग सेल, सेंट्रल सेल और एंडोस्पर्म इनिशिएशन एंड प्रोलिफरेशन। सबसे पहले एंडोस्पर्म बनेगा क्योंकि खाना चाहिए इसको, जाइगोट को। प्राइमरी एंडोस्पर्म cells divide repeatedly to form a triploid endosperm tissue, कंटिन्यूसली डिवाइड होकर के और पूरा एरिया है वो टिश्यू बना देते हैं। अभी ये एक ही सेल है, बाद में डिवीजन करके और मल्टीपल सेल बन जाती है। एंडोस्पर्म cells are filled with reserve food material, they are used for nutrition of the developing embryo। ये पूरा जो सेल्स का गुच्छा बनेगा या एरिया बनेगा, ये पूरा किसको नरिशमेंट देगा? डेवलपिंग एम्ब्रियो। In common endosperm development, PEN undergoes successive nuclear division to give three nuclei. This stage is called pre-nuclear endosperm। मतलब सबसे पहले क्या होगा कि ये जो PEN है वो लगातार कैरियोकाइनेसिस करेगा और न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियाई है, ये अरेंज होने लग जाएंगे यहाँ पर, ये पेरीफेरी में। बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सेल्स के पेरीफेरी में अरेंज होते जाएंगे, यहाँ से भरते जाएंगे न्यूक्लियस, और पेरीफेरी से साइटोकाइनेसिस है वो शुरू होगा। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई वेरीज ग्रेटली, अलग अलग होते हैं। एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर ड्यू टू सेल वॉल फॉर्मेशन, यहाँ से सेल वॉल फॉर्मेशन होकर के और यहाँ मल्टीपल सेल्स हैं वो एंडोस्पर्म में बन जाएंगी। तो आप बच्चों, आपने नारियल पानी है वो पिया होगा, नारियल का जो घी होता है, खोपरा है, ये खाया होगा। तो ये जो नारियल पानी है, एक्चुअली में जो नारियल होता है, खोपरा या खोपा होता, गोला होता है, ये एंडोस्पर्म है। इसका एम्ब्रियो तो एक साइड में छोटा सा लगा रहता है, ये पूरा की पूरा एंडोस्पर्म है। इसमें पानी है वो क्या है? फ्री न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। और आप देखेंगे कि मार्जिन पे पेरीफेरी से और सेल्स का डिवीजन होना शुरू होता है, साइटोकाइनेसिस शुरू होता है और बीच में पानी भरा रहता है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। टेंडर कोकोनट वाटर इज ए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नेल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, जो मार्जिन से साइटोकाइनेसिस होकर के और ये खोपा तैयार होता है। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है बच्चों, वैसे तीन टाइप का होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एक फ्री न्यूक्लियर टाइप का है, दूसरा न्यूक्लियर सेलुलर टाइप का है, और तीसरा है हेलोबियल। तो फ्री न्यूक्लियर तो आपने समझ ही लिया कि पहले ये PEN का न्यूक्लियस है, कंटिन्यूस डिवीजन करके मेरे पे मार्जिन पे आ जाएगा और साइटोकाइनेसिस वहाँ से शुरू होता है, पेरीफेरी से। सेलुलर का मतलब होता है एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, मतलब जितना डिवीजन होगा हर बार न्यूक्लियर डिवीजन है वो साइटोकाइनेसिस के बाद में कंप्लीट सेल बनाएगा। और हेलोबियल में क्या होता है कि फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन इज सेलुलर टाइप, मतलब पहला डिवीजन होने पर तुरंत ही साइटोकाइनेसिस होता है, दो अनइक्वल सेल बनती है, एंड रिमेनिंग न्यूक्लियर डिवीजन्स आर फ्री न्यूक्लियर टाइप। तो इस तरीके से तीन टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है। आपकी बुक में सिर्फ यही दिया है तो उतना ही पढ़ते हैं।